ईमान डूबियो बणिए में बोलीद मिलावे धनिए में पूत क्या परिवार फोड़ में कुतियों ब्याई और गोंदी थारे देश में अकेड़ी आजादी आई। दूसरे के हक में हम कभी भी हाथ नहीं डालते। ऐसे बहुत बहुत फूट रहे चेहरों को पढ़ाने की कोशिश की। दूध गाता समय टिपरी मलाई टाल टाल गाता नहीं बाबा घने दिन तक भी परिवार को भलो नहीं कर सके। तो हमारे न तो कोई कांग्रेस से धर्मेला है और न ही कोई बीजेपी से फेरा खाया हुआ है। समझ में? छाछ में इसलिए कह रहा हूं, मगर इस बात को सुन के आपको निराश नहीं होना है। क्यों निराश नहीं होना है? इसलिए नहीं होना है कि छाछ भले ही हमारे लिए छोड़ दिए, आप सब लोगों में उस छाछ को मक्खन में बदलने की ताकत है, ये आज आपने साबित कर दिया। हमारा ओबीसी का आंदोलन जब 1998 में चला था, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, राजाराम जी मील, विजय पूनिया, जगदीप जी धनखड़, बहुत सारे लोगों ने इसकी पैरोकारी की। मुझे वो दिन याद है, फरवरी 1998 में बायतू की धरती पर एक मीटिंग हुई थी। यूआर बेनीवाल साहब उसमें की पर्सन थे। बीबीसी लंदन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने उसको कवरेज दिया था और शाम को हमने बीबीसी को बोला दिया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट और ब्रॉडकास्टिंग का चैनल है। उसने भी हमें कंसिडर किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था कि हम एक हो गए, अलग अलग थे और एक जगह एक हो गए और ताकत को दिखा दिया। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो यहाँ केवल सेल्फी लेने आए हैं, उनको भी निवेदन करना चाहता हूं। सेल्फी से आगे सेल्फी वर्ड आता है अंग्रेजी का, मैं उस तक नहीं जाना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय जब बीबीसी बोली थी तो तुरंत जो है दुनिया को इस बात का आभास हो गया कि अब हमें इनको आरक्षण देना ही पड़ेगा। और उसके बाद में जयपुर में विद्याधर नगर में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। आप और आपके बड़े भाई, आप शायद उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जो विद्यार्थी बैठे हैं, लेकिन आपके बड़े भाई और आपके गार्जियन बसें भर भर के ऊपर नीचे और पीछे सीढ़ियों पर लटक लटक के जयपुर गए थे। मुझे याद है विद्याधर नगर की रैली में जहाँ तक आदमी की नज़र जाती है वहाँ तक आदमी आदमी दिखाई दे रहा था और कोई नहीं था। और वाजपेयी जी ने कमिटमेंट किया था सीकर की रैली में कि 2 शर्तें आप पूरी कर दीजिए, 16 को गिराना और बलराम जाखड़ को हराना। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरक्षण के इतिहास की बात कर रहा हूँ। दोनों कर दिखाया और वाजपेयी जी ने पहली बैठक में हमें आरक्षण में शामिल कर लिया कई जातियों को। अब ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री जिनकी कुर्सी के कार्टून हम सोशल मीडिया और अखबारों में देख रहे हैं, उल्टी हेयर दोनों खींच रहे हैं। प्लीज प्लीज, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। वो जैसलमेर में किसी प्रोग्राम में भोजन कर रहे थे, रोटियां रोटियों में रह गई, सब्जी कटोरी में रह गई और तुरंत जैसलमेर से उड़े और जयपुर आकर के हमको आरक्षण की घोषणा कर दी। वही मुख्यमंत्री आज है। हमने देखा, चौमू में हमने प्रदर्शन किया, बीकानेर में किया, नागौर में किया, 8 अगस्त 2022 को बाड़मेर में किया। अरे जी कह रहे थे वहां टेंट की व्यवस्था हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं, उस दिन उन युवाओं का और ओबीसी के आरक्षण में शामिल लोगों का जोश इतना था, इंद्र भगवान को खींच के नीचे ले आए और जम के बरसात हुई थी। किसानों के बेटों के लिए इससे बढ़िया कोई सकून हो नहीं सकता। उसके बाद में हमने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। विधानसभा में कई विधायकों ने, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, हमारे सब विधायक एक जैसे हैं, विधायकों ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। सरकार नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है ना। बलजीत जी यादव, जो मैंने अखबार में पढ़ा, सोशल मीडिया में देखा, गत वर्ष सड़क पर दौड़े थे आरक्षण के लिए। एक एमएलए सड़क पर दौड़ रहा है। निर्दलीय और पार्टी का सवाल नहीं है, विधायक विधायक होता है और बहुत बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व वो विधानसभा के अंदर करता है। वो सड़क पर दौड़ा। हमारे कमोबेश 18 विधायकों ने इस विधानसभा में इस विषय पर बात रखी और ध्यानाकर्षण किया सरकार का। हम आज हजारों की संख्या में सड़कों पर पड़ाव डाले हुए हैं और राजाराम जी मील हजारों मीलों चल लिए इस कारवा को लेकर के, पूरे राजस्थान में घूम लिए, सबको एक एक को बता दिया कि हमारी समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। और जस्साराम जी ने अपने बात में, जस्साराम जी को बहुत तजुर्बा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ। उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत क्या नहीं हूँ? उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ कर रही है, सरकार तो चाहती है।
अब मुझे ये बात समझ में बहुत कम आ रही है, मैं जस्साराम जी पर टिप्पणी नहीं करता हूं, मुझे ये बात बहुत कम समझ में आ रही है। सेठ तो कम भाव में माल बेचना चाहता है, मुनीम नहीं चाहता, ये बात मेरे नहीं जचती। क्यों? मुनीम को तनख्वाह तो सेठ ही देता है ना। सेठ के जब मन में होगा तो मुनीम की कोई औकात नहीं है कि वो किसी काम को रोक दे। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है, सरकार को सुनना पड़ेगा। मैं ये बात आप सबको इसलिए कह रहा हूं कि सरकार को हमें सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रजातांत्रिक सिस्टम है और ईवीएम की जो बीप है, ईवीएम की जो ध्वनि है, वो सरकार को तय करती है। सरकार का भाग्य ईवीएम से तय होता है और ईवीएम का बटन हमारा वोटर दबाता है, हम दबाते हैं, जनता दबाती और आप दबाते हो। 2023 आगे है, इसके मैंने बाड़मेर में भी ये बात कही थी। इसके 3 समाधान हो सकते हैं। या तो हम सरकार से निवेदन करें, सरकार संवैधानिक दायरे में रहते हुए, नियम कानून को मानते हुए हमारी बात को मान ले और जो जायज चीज है उसको लागू करे। क्यों? राजस्थानी में कहावत है, जिस परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव करता है ना, लंबे समय तक वो मुखिया नहीं रह पाता है। और जो माँ अपने बेटे और बेटियों में दूध गाते समय टिपरी मलाई टाल टाल गाते नहीं, माँ घने दिन तक भी परिवार को भलो नहीं कर सके। अब अपने आज सरकार है, टिपरी मलाई टाल टाल लाडलो दूध गातन की कोशिश करे और बिलूम ने रिछा देने की कोशिश करे। सरकार को समझा देंगे हम और आप सब मिलकर के सरकार को समझा देंगे। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बात की, मैं पीछे खड़ा खड़ा सुन रहा था, समझ रहा था। भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरी तो उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है। कोई अगर गलत बात कह दूं, राजस्थानी में कहावत है, साठी ने बुध नाठी। समझ में आएगी नहीं आपको बात? लेकिन तजुर्बा एक बहुत बड़ी चीज होती है। तजुर्बा किताबों में नहीं होता और दुकानों पे बिकता नहीं है। जिंदगी के बहुत सारे बसंत गाड़ने के बाद में आदमी को तजुर्बा आता है। मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूं। या बाड़मेर से ज्यादा आए, सीकर से कम आए, ये कोई मतलब नहीं रखता। चित्तौड़गढ़ से कौन आया, राजसमंद से कौन आया, अलवर से कौन आया, ये भी कोई मतलब नहीं रखता। इस सरकार को झुकाने के लिए दूसरा तरीका सड़कों पर प्रदर्शन है जो हम कर रहे हैं, और तीसरा तरीका 2023 में विधानसभा के चुनाव की घोषणा होगी। याद रखना, हम ओबीसी के लोग बहुत ही भोले लोग हैं, भूलते जल्दी हैं, याद नहीं रहता है। दिल में लकीर खींच लेना, कोयले से भींत पर लकीर खींचते हैं। वैसे अगर ये सरकार हमारा नहीं मानती है तो हमारे न तो कोई कांग्रेस से धर्मेला है और न ही कोई बीजेपी से फेरा खाया हुआ है। समझ में आई बात आपको? हमारे वो बच्चे, अरे वाह भाई वाह, इस आदमी को मजा आ गया। मैं यो कहो कि ना तो अपने कांग्रेस कोई धर्मेलो, कांग्रेस अपनी धर्मभेद नहीं है, और न ही बीजेपी कोई 4 फेरा खायोड़ा अग्नि जोड़ा रातले वो जोड़ोड़ा है, वो अपने घराड़ी नहीं है। अपने तो दूसरे के हक में हम कभी भी हाथ नहीं डालते। हमें हमारा हक चाहिए। हमारे हक पर जिसने आंख उठाने की कोशिश की तो हम वो लोग हैं जिन्हें नाक कटाने की आदत नहीं है, गर्दन कटाने की आदत है। देख लीजिए आप इतिहास उठा करके, देश की सीमाओं पर कौन खड़ा है? हजारों हजारों मीटर ऊंची हाई एल्टीट्यूड में बारूद, किलो भर बारूद कमर में बांधे हुए, अपनी राइफल लिए हुए, और हमारा ओबीसी का जवान खड़ा है और इस बात को मुस्तैदी से तायीद कर रहा है कहीं दुश्मन के पापी पैर हमारी हिंदुस्तान की पवित्र जमीन पर नहीं पड़ जाए। वह कौन है? शहीदों की सूची देख लीजिए, राजस्थान में शहीदों की सूची उठा के देख लीजिए। मातृभूमि के शहीद होने वालों की संख्या ओबीसी की कितनी है और अन्य लोगों की कितनी है? इतना ही नहीं है, हमारे भाई और बहन जेठ और बैसाख की तपती लुएं, सावन भादवों की में अंधेरी रातें और पोष और माँ की कड़कड़ाटी ठंड में धरती माता का पेट चीर करके अन्न पैदा करते हैं, जिससे पूरे भारतवर्ष के लोगों का पेट भरता है। हम वो लोग हैं, हमको दानिये बगानिये नहीं है, गहरा नत्थू खरा नहीं है। हम अपनी अस्मिता और अपने स्वाभिमान के लिए मरने वाले लोग हैं। हमारा अपना इतिहास है, हमारा अपना इतिहास है। इसलिए मैं आप सब बच्चों से कहना चाहता हूं, आपस में ये बंटवारा छोड़ दो। बाड़मेर से ज्यादा, चूरू से कम, जोधपुर से कम, कोई मतलब नहीं रखता। हम सब राजस्थान के ओबीसी हैं। हम सब क्या हैं? राजस्थान के ओबीसी हैं। और ओबीसी की आवाज पर जहां पर है,
अगर बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तो तौलिए में ही कूद पड़ेंगे, चिंता नहीं करेंगे कि पैंट पहने कि नहीं पहने। हम वो लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों का जोश मुझे आज बहुत अच्छा देखने को मिला। और मेरी बारी, मैं भी बड़ा ईर्ष्यालु देवता हूँ। 37 साल तक कॉलेज एजुकेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाया और पढ़ने की कोशिश की। भाई समय कम है क्या? वो भाई मेरी हालत तो रूपाराम जी मुरावतिया की जो विधानसभा में है ना, वो यहाँ पर है। रूपाराम जी से बोलते हैं सब मजे लेते हैं ना, मैं भी लेता हूँ। और वास्तव में मजे लेने लायक आदमी है वो, बहुत अच्छी बातें करता है। तो इतनी लंबी बातें तो मेरे पास नहीं है। 37 साल तक बच्चों को पढ़ाया, ऐसे बहुत फूट रहे चेहरों को पढ़ाने की कोशिश की। और सिद्धांत की बात करता हूँ, जो आदमी सिस्टम से जीता है, सिद्धांत में रहता है ना, वो जिंदगी में सफल होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे 18-19 साल की उम्र में 18 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं, उनके पैर सूज जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, रोटी खाने का मन नहीं होता है। और रिजल्ट आता है तो मेरा भाई यादव पुलिस कांस्टेबल की 5,500 पोस्टों में सिलेक्टेड कैंडिडेट में अपना नाम गायब पाता है। ये क्या है? और अजब गजब पोखाड़ो है, घणो बीगड़ो ढालो है। ए हऊकार हजारों में जोरा कुत्ता घूमे कारों में, ईमान डूब गयो बड़िए में, ईमान डूबियो बणिए में, लीद मिलावे धनिए में, पूत क्या परवार फोड़ में कुतियों ब्याई, और गोंदी थारे देश में अकेड़ी आजादी आई। ये स्थिति है हमारे यहाँ की। लंबी बात का मन भी नहीं है और मौका भी नहीं है। लेकिन वो बच्चे, अरे भाई देखिएगा, देखिए, हैं? रुक जाओ। मैं ना नेता हूं ना मैं अभिनेता हूं, दोनों ही नहीं हूं। मैं तो एक सिर्फ और सिर्फ मास्टर हूं और अपने अंदर मास्टर तत्व को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप भले ही अपील करें। ये जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारी बातें की, एक बात कम हुई, उसको मैं ओबीसी आरक्षण के संबंध में आपसे कहना चाहता हूं। हमने कहा सरकार को, चाहे राजा राम जी जाए, हरीश जी जाए, राजेंद्र जाए और जसाराम जी जाए, कोई भी जाए, उन सब में पांचाराम, खेताराम, हरिराम, धर्माराम, पुखराज, मनोहर सब शामिल है। मैंने एक ही बात कही, राजस्थान में ओबीसी हम 60% है। सरकार कहती है नहीं है। अगर नहीं है तो गणना करवा लो ना। नाई से पूछा, आदमी बाल कटाने गया, नाई से पूछा मेरे माथे में बाल कितने हैं, अभी नीचे आ जाएंगे, इकट्ठे करके तोल लेना। तो तुम गणना करवा लो ना। तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो हमारी गणना करवा लो, हम गणना करवाने में तैयार हैं। और ओबीसी के लोग हम बिना किसी वेतन के परगणक लग जाएंगे, पूरे राजस्थान में गणना कर लेंगे, सब जिलों में। हमें सरकार ने क्या किया? सरकार ने खेल खेला। सरकारें होती भी खेल खेलने के लिए। क्यों? मैं राजनीति की बात जानता नहीं हूँ, राजनीति जानता नहीं हूँ, अनीति जानता नहीं हूँ। क्यों? राजनीति में या तो सौदे होते हैं या धोखे होते हैं। जैसे 1998 में परसराम मंदेरना के साथ हुआ, आगे भी किसी के साथ हो सकता है। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं तो केवल इतना ही कहता हूं, आप गणना करवा लीजिए। एससी को 16%, एसटी को 12%, एमबीसी को 5%, ईडब्ल्यूएस को 10%। तो हम ओबीसी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारी जितनी जनता की संख्या है उसके अनुपात में हमको नौकरियों में आरक्षण दे दीजिए। उसके बाद तो मुख्यमंत्री कुर्सी को भले उल्टी घसीटना या सीधी घसीटना, माफीनामा लिखना या धन्यवाद पत्र लिखना, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये चाहिए। वो भाई कह रहा मजा आ गया। वाह भाई, ये भी बहुत लेट आया, तेरा मुर्गा टेल एंड पे है, नहर में पानी लास्ट में आता है। खैर चलो 2 मिनट बात करता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। और ये पीछे का भाई बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। मैं जब बात करता हूँ ना भाइयों, मैं जब बात करता हूँ तो पीछे मेरे कोई खड़ा होता है ना, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है। क्यों? मेरा कमीज खींच लेकर बैठ जा, है ना, इसलिए मुझे डर लगता है। बाकी बच्चों से डर नहीं लगता। सारे बच्चे जो आए हैं उनमें से बहुत सारे मेरे ही पढ़ाए हुए हैं या मेरे पढ़ाए हुए के पढ़ाए हुए हैं, कोई बात नहीं वो। तो इसलिए मैं ये कहता हूं तुम जनगणना करवा लीजिए। अब सरकार ने खेल क्या खेला? 2011 में जनगणना हुई कि नहीं हुई? हिंदुस्तान का सेंस हुआ। शांति बनाए रखे। हमारे बीच में जो प्रतिनिधिमंडल गया था, शांति की आवश्यकता है, शांति बनाए रखें प्लीज। व्यवस्था और शांति बनाए रखें। 2 मिनट में मेरी बात पूरी करता हूं। मैं एक इश्यू है ये जो मेरे दिमाग में आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2011 के जनगणना में ओबीसी का कॉलम था, गणना की गई और गणना करने के बाद बना